नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 6 जुलाई 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हमारा पहला करंट अफेयर होगा चैन कुरुंजी के बारे में। ये एक टाइप का ट्री है, चैन कुरुंजी ट्री। आई सेकंड होगा इनेस 324 स्क्वाड्रन के बारे में। ठीक है। तीसरा आर्टिकल होगा हमारा रेगुलेशन ऑफ नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन द प्लांट। चौथा होगा स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021। और पांचवा आर्टिकल होगा डिजिटल इंडिया वीक 2022। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है चैन कुरुंजी ट्री के बारे में। देखिए, अभी एक कैंपेन चलाई गई है ये चैन कुरुंजी ट्री को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए, यानी सेविंग चैन कुरुंजी फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। ठीक है। अभी क्या हुआ है कि जो सेंदुरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका जो नाम है सेंदुरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो नाम है वो कहाँ से निकल के आता है? वो ग्लूटा ट्रावन कोरिसा से निकल के आता है। ये क्या है? ग्लूटा ट्रावन कोरिसा एक पेड़ की स्पीसीज है, ट्री की स्पीसीज है। वो कहाँ पे? एंडेमिक है, अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व में ही ये मिलती है। इस पेड़ की जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज है आपका अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेगी, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? चैन कुरुंजी भी बोलते हैं। कहने का मतलब सेंदुरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो आपका नाम है वो कहाँ से निकल के आया है? ग्लूटा टाउन कोरिसा से निकल के आया है। ठीक है। और ये जो ट्री है इसका दूसरा नाम चैन कुरुंजी भी है। इसको लोकल लैंग्वेज चैन कुरुंजी कहते हैं। ये एंडेमिक है कहाँ पे? अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, ये हमने जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्रोटेक्टेड एरिया है कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में कहाँ पे? जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, केरला का जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप फिगर में देखिए, ये रहा कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। ये आपका केरला का मैप है। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट का आपका जो सदर्न पार्ट है, यानी कि वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो ये वहाँ पे सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। किसके अंडर आती है? अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये है कि आपका जो क्या नाम, ये जो ट्री है, ये बहुत टाइम पहले क्या था, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता था। मगर अभी क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा विलुप्त होती जा रही, कम होती जा रही इसकी पॉपुलेशन। इन सदर्न पार्ट में जो अरण्य का वो पास था, केरला कोलम, केरला का जो कोलम डिस्ट्रिक्ट है उसका अरण्य को पास में, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों आया है, किसके कारण जान लेते हैं। क्योंकि देखो, क्लाइमेट चेंज का इस पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। इसका रीजनरेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि इसकी परफॉर्मेशन रीजनरेशन में बहुत कम है। रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ पा रही है, ट्री ओल्ड होता जा रहा है तो डैमेज होता जा रहा है। जो इसके फ्लोरिंग है और उस पर फ्रूट आते हैं, यानी कि जब फ्लोर आएंगे, फ्रूट आएंगे, तभी तो दोबारा रीजनरेशन होगा। तो बहुत वीक है। ठीक है, जो फ्लोर जनरली इसका कब आता था? जनवरी में आता था, मगर इसकी अब टेंडेंसी आने की बढ़ गई है, एक्सटेंड हो गई है। तो इससे क्या है, इसका जो हैबिटेट है वो लॉस होता जा रहा है। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात कर ले, हम इसको क्यों कंजर्व करने की कोशिश करें, क्यों बचाने की कोशिश करें? इसका मेडिसिनल बहुत यूज ज़्यादा है। मेडिसिनल यूज ज़्यादा है किसमें? लो ब्लड प्रेशर में। ठीक है, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसका यूज यहाँ पे देखने को मिलता है। और आपका जो आर्थराइटिस की जो बीमारी होती है, यानी घुटनों में, जोड़ों में जो दर्द होता है, उसमें इसका काफ़ी हद तक यूज देखने को मिलता है। अगला आर्टिकल इनेस 324 स्क्वाड्रन के बारे में। इनेज की फुल फॉर्म आपकी क्या है? इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324, यानी कि 324। ठीक है, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन। स्क्वाड्रन का मतलब होता है जो आपकी मिलिट्री कंटिजेंट होता है आपका सर्विलेंस के लिए। ठीक है, उसको स्क्वाड्रन बोलते हैं। तो आपका इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन को आपको कमीशन कर लिया गया इंडियन नेवी में। किसको? ईस्टर्न जो आपकी नेवल कमांड है विशाखापट्टनम में, वहां पे इसको कमीशन कर लिया गया है इनएस 324 को। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपका इन जो ईस्टर्न कमांड है आपकी, वहां पे इसको कमीशन किया गया है। किस वजह से इसको कमीशन किया गया है? ताकि हम आपकी सर्विलेंस कैपेबिलिटी को, जो ईस्टर्न सीबोर्ड की कमांड है उसकी कैपेबिलिटी को एनहांस कर सके, सर्विलेंस कैपेबिलिटी को एनहांस कर सके। अब इसकी थोड़ी सी हाईलाइट जान लेते हैं। देखिए, ये जो है ईस्टर्न सीबोर्ड की आपने पहली बार ये आपका नवल स्क्वाड्रन जो है इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया है, बिल्ड किया गया है, जिसका नाम है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH मैक 3 MR हेलीकॉप्टर। MR का मतलब है मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, ALH मैक 3 MR हेलीकॉप्टर्स। ठीक हो, ये ठीक है। ये आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये इसको आपको क्या गया, कमीशन कर लिया गया है। किसमें? जो आपकी ईस्टर्न सीबोर्ड कमांड है
विशाखापट्टनम में, उसमें कमीशन के लिए पहली बार ईस्टर्न आपकी जो सीबोर्ड कमांड है उसमें कमीशन किया गया इसको। इसका जो नेम है अब वो आपका कैस्ट्रेल्स भी नाम है इसका। कैस्ट्रेल्स का मतलब है कि बर्ड ऑफ प्रे, यानी कि एक पक्षी है, जैसे यहाँ पर पिक्चर में देख लोगे ये एक पक्षी है। इस पक्षी का काम ये है कि एक वैसा खतरनाक पक्षी होता है जो अपने जो शिकार होता है उसको आसानी से दबोच लेता है, और इसकी जो नजर रहती है ना बहुत तेज रहती है, तो इसलिए इसकी जो सर्विलेंस पावर है बहुत अच्छी है। तो इसी को एक तरह से इम्पर्सोनेट करता है ये। तो जो आपका ये है ALH मैक 3 MR हेलीकॉप्टर है, इसकी सर्विलेंस की जो कैपेसिटी है बहुत अच्छी रहेगी, बहुत प्रिसाइज सर्विलेंस रहेगा, ठीक है, ताकि आपका ये आपका किसे देख सके, आपका ब्लू और व्हाइट वेव्स का व्हाइट वेव्स पे आपका सर्विलेंस अच्छी तरह से कर सके। जो इसका इंसिग्निया है, इंसिग्निया यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, इंसिग्निया एक तरह का सिंबल होता है। सिंबल के बीच में मान लो इस तरह से सिंबल बना दिया, यहाँ पे सी दिखा दिया, यहाँ पे पक्षी दिखा रखा है। सिंबल के बीच में, सिंबल के बीच में आपके पक्षी दिखा रखा है। इस पक्षी का जो आपका कैस्टल पक्षी है, इस पक्षी का यहाँ पे सिंबल दिखाने का मतलब है जो इसकी जैसी नजर है, पकड़ने की जो नजर है, तो वो इसको रिजेंबल करती है, किसको, मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस को, और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में इसका हेल्प देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़े तो ये जो क्या नाम आप, इसमें ये बोला गया है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट इसमें यूज किए गए हैं, मॉडर्न सर्विलेंस रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स इसमें यूज किए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ALH की बात कर लेते हैं। इंडिजीनियसली बिल्ट हेलीकॉप्टर है जिसको HAL ने बनाया। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। ये क्या करती है, इसको किस में यूज किया जाता है, मेरीटाइम सर्विलेंस के लिए और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब जैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में, स्पेशल ऑपरेशन मेरीटाइम कमांडोज के कमांडोज के साथ मिलकर जो स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के लिए और किसी चीज के लिए, तो उसमें इसका यूज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज किया जा सकता है, जो एयरबोर्न यानी कि हवा में जो आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, केयर प्रोवाइड की जाएगी, तो एयरबोर्न मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट की तरह भी काम करेगा, एयर एम्बुलेंस की तरह इसका ये रोल निभाएगा, ठीक है। अगला आर्टिकल है हमारा रेगुलेशन ऑफ नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन द प्लांट, यानी कि हम जो नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन है प्लांट में उसको रेगुलेट करने के बारे में। देखिए अभी क्या हुआ है, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि बेंगलुरु में, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, एक नया जीन डिस्कवर्ड किया है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रेट का जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट में, जिसकी वजह से उन्हें क्या होता है, रूट में डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, स्ट्रेस टॉलरेंट बनते हैं, स्ट्रेस टॉलरेंस बनते हैं, उसमें स्ट्रेंथ आती है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं काफी हद तक। अगर उसमें ज्यादा इसकी एक्सेस हो जाती है तो आपका प्लांट डैमेज भी हो जाता है, तो इसलिए इसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, इसके एब्जॉर्प्शन का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या मेथड है। जो रिसर्चर ने मेथड खोजा है उसने क्या किया, MIR444 इसको टारगेट करता है, ये जीन को, कौन से जीन को, आपका MAD S27, ये आपका एक जीन है, ठीक है, सर, टारगेट करता है आपका ये क्या MIR4, इसकी MIR की फुल फॉर्म है माइक्रो, आपका माइक्रो RNA, ठीक है। माइक्रो RNA 444 जो आपका ये है एक तरह का क्या करेगा ये आपका इसको टारगेट करेगा, ठीक है, इसको टारगेट करे जीन में क्या करेगा, इसी ट्रांसक्रिप्शन करेगा। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन करने का मतलब जो MAD27 है एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉरी डीएनए जो है, प्रोटीन में जो डीएनए होता है वो आरएनए में कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाता है, ये इसे टारगेट कर रहा है, यानी कि इसे स्टिमुलेट कर देगा। MIR44 ये एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगा, जो मेडस आपका ये बनाया प्रोटीन, ठीक है, तो इसको इस डीएनए से कन्वर्ट हो जाएगा, आपके आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अब ऐसा कन्वर्ट होने से क्या होगा, जो आपका ये नाइट्रेट का जो कंजम्पशन है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रेट का कंजम्पशन कम होने से, कम मतलब कंट्रोल होने से काफी हद तक फायदे होंगे, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इसके अंदर काफी सारे प्रोटीन होते हैं, जो एक तरह से इनिशिएट करता है, रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स को, यानी कि इसका जो जीन है ये इसके ट्रांसक्रिप्शन को आपका रेगुलेट करता है। अगर ये रेगुलेट हो गया तो हमारा नाइट्रेट
जो कंजम्पशन होगा वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो जो MIR44 है ये एक्टिवेट करता है इस जीन को MEDS27 को, जो रेगुलेट करेगा नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन और रूट का डेवलपमेंट और स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस टॉलरेंस का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे एक टर्म आएगा एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, इंजीनियस एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कि आपको टेम्परेचर का, आपके सैलिनिटी का, आपके जो आपके रेयर अर्थ मेटल होते हैं और मेटल होते हैं, उनका जो इस पे इफेक्ट देखने को मिलता है आपके ट्रीज पे, पेड़ पौधों पे, उसको बोलेंगे आपका स्ट्रेस टॉलरेंस। यानी कि आपकी ऐसी पैदावार करेगा जो स्ट्रेस टॉलरेंस होगी। तो इसे एक तरह से कंट्रोल कर देता है प्लांट की प्रॉपर्टीज को। तो ये जो जीन जे एक तरह का एक्सीलेंट कैंडिडेट है मॉडिफिकेशन में, किसमें, नाइट्रोजन में। ठीक है, नाइट्रोजन की एफिशिएंसी बढ़ा देता है कि आपका, जिससे कि प्लांट पहले नाइट्रेट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था तो उसको अब वो एक लिमिट में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है इसकी वजह से। ठीक है, जो ये मेथड इजाद किया है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो जो प्लांट क्या है, प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सोइल से एब्जॉर्ब करता है। ये एक तरह का आपका मेन माइक्रो न्यूट्रेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को स्ट्रेंथन करने में, उन्हें फल फूलने में। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से मिलता है, एक तो आपको सोइल से मिल जाए, क्लोरोफिल में होता है, अमोनी एसिड्स में होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में होता है, इन सब में आपका ये क्या नाम आपका अमो नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब इसको रेगुलेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो प्लांट में अगर ज़्यादा इंटेक आएगा तो वो प्लांट को डैमेज कर देगा। तो इसलिए जो अगर ज़्यादा एक्सेस हो जाएगी तो एक तरह से डंप हो जाएगा, जो नाइट्रोजन है सोil में डंप हो जाएगा और वो ड्रेन हो जाएगा। इस तरह से वाटर पोल्यूशन भी होगा और अर्थ का आपका सोइल पोल्यूशन भी होगा। तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीजन, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है आपकी रूट की डेवलपमेंट के लिए। जितने भी सारे प्लांट होता है, ऑक्सिन, AUXIN, ऑक्सिन जो एक हार्मोन होता है, ठीक है, हार्मोन ये होता है, ये एक डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है, अगर ये सभी प्लांट के लिए, क्योंकि ये नाइट्रेट के आपके उसको एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन ही मेन कारक है प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। अब जो आपका अल्टरनेटिव मेथड निकाला उसमें क्या है, जो MIR44 है, ये एक तरह से जो आपके जीन्स को रेगुलेट करता है, जो मैट जीन है उसको रेगुलेट करता है, उसको आपके ट्रांसक्रिप्ट करता है। तो इसमें क्या करेगा, टारगेट करेगा इस जीन को, MED-S27 को। तो एक तरह का थ्री प्रोन इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करेगा, नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करेगा, रूट का डेवलपमेंट करेगा और स्ट्रेस टॉलरेंस क्रॉप को ये पैदा करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको टिंकरिंग की जा सकती है MED-27 में, जिससे कि रेगुलेट किया जा सकता है नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को और इंजीनियर किया जा सकता है एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस क्रॉप को। यानी कि एबायोटिक से मतलब होता है अजैविक, ये जीवित ना हो, यानी कि इस तरह का जिन पर टेम्परेचर मैंने अभी बताया था। एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस फैक्टर आपके पैरामीटर्स कौन कौन से, तो टेम्परेचर होगी, सैलिनिटी होगी और कई सारी चीज़ें, पीएच वैल्यू होगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं। देखो नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रेंट है, जो कि प्लांट के डेवलपमेंट में काम आता है। अगर इसका एक्सेस यूज, जो नाइट्रेट है उसका फर्टिलाइजर में एक्सेस यूज कर लिया जाए, फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज कर लिया जाए, जैसे कि यूरिया, तो इसको बोलेंगे हम नाइट्रोजन नाइट्रेट डंपिंग। नाइट्रेट डंपिंग आप होगी सोयल में, क्योंकि आप अगर यूरिया को बहुत ज़्यादा यूज करते हो तो एक तरह से नाइट्रेट डंपिंग हो जाएगी, वो सोयल के अंदर मिक्सअप हो जाएगा और आपका सोयल की क्या नाम, सोयल पोल्यूशन फैलाएगा, आपका वाटर पोल्यूशन फैलाएगा और आपकी जो क्रॉप है उसको डैमेज करेगा। इससे नाइट्रोट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा वाटर में और सोयल में। ठीक है, ये हमने जान लिया, सोयल पोल्यूशन होगा और आपको वाटर पोल्यूशन होगा। अब इसके एक्यूमुलेशन से क्या होगा, इसके एक्यूमुलेशन से ये होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस का भी एमिशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो ये एक आपका नाइट्रेट होता है, नाइट्रोजन होता है, क्लोरोफिल का, अमोनो एसिड्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का पार्ट होता है। ये सब कहाँ होता है, आपके प्लांट्स में होता है। ठीक है, अब ज़्यादातर तो हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, नाइट्रोजन आपके सोil से मिलती है, और सोil में तो आपके नाइट्रोजन नाइट्रेट घुला होगा। अगर नाइट्रेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ओवरऑल क्या है, आपका इफेक्ट डालेगा सोइल पे भी और प्लांट पे तो इफेक्ट डालेगा ही। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रेट जो है आपके, ये आपकी जीन जो होते हैं, जीनोम वाइड जीन एक्सप्रेशन होता है, तो इनको ये इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका रूट सिस्टम है और आपका जो प्लांट की बायोलॉजिकल साइकिल है और लीफ की ग्रोथ है, इन सबको ये अफेक्ट करेगा नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्वेश्चन भी आया था 2013 में, क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स द नाइट्रोजन टू द सोइल। कौन सा ऑप्शन है जो नाइट्रोजन को सोइल में ऐड करता है।
एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल। देखिए एनिमल में सभी आ जाते हैं, आपका जो भी एनिमल है जो आपका उनका वेस्ट होता है, एक्सक्रीटा होता है या यूरिन होता है, उसमें देखिए नाइट्रोजन तो होता ही है, तो इसलिए नाइट्रोजन वो कहाँ गिरेगा, अर्थ पे गिरेगा। तो अर्थ पे गिरेगा तो किस में घुलेगा, सोइल में घुलेगा। बर्निंग ऑफ कोल बाय द मैन, अगर आप कोल को जलाते हैं तो CO2 पैदा होगी, CO x पैदा होगी, NOx पैदा होगी, मगर ये गैस की फॉर्म होगी, तो ओवरऑल ये एटमॉस्फेयर में जाएगी, अर्थ में नहीं जाएगी, तो ये तो ऑप्शन होता ही नहीं है। डेथ ऑफ द वेजिटेशन, जब वेजिटेशन कोई भी वेजिटेबल है या वेजिटेशन है उसकी डेथ हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो वो बायोडिग्रेड हो जाती है, और उसमें जो आपका कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है आपका, वो कार्बन नाइट्रोजन कहाँ पे घुल जाता है, कहाँ पे मिक्स हो जाता है, वो आपका अर्थ में मिक्स हो जाता है, सोil में मिक्स हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। तो कहने का मतलब ऑप्शन 1 और 3 हो गए, इसका ऑप्शन मतलब सी आंसर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के बारे में। देखिए इसमें क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने स्टेट की रैंकिंग रिलीज की है, जिसका नाम है रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स ऑन स्टार्टअप ऑन इन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसका थर्ड एडिशन रिलीज किया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया इसकी रैंकिंग, स्टार्टअप इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो क्या बिल्ड करता है, आपका रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड करता है कंट्री में, और ये नर्चर करता है इनोवेशन को प्रोवाइड, यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देता है और अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है, किन के लिए, जो हमारे नए इंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि स्टार्टअप है उनके लिए आपका क्या नाम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इस तरह की। अब यहाँ पे क्या है, जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग है वो कब से रिलीज की रही है, 2018 से। किसके अंडर रिलीज की जा रही है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है, यानी कि 2018 से इसको कंडक्ट किया जा रहा है। अब इसका जो एक बहुत ही क्रूशियल रोल है किसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इसके एनवायरनमेंट को सुधारने में, इसके स्टार्टअप का जो एक आपका इंक्यूबेशन एनवायरनमेंट होता है वो इसको एक अच्छा प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, ये ऐसे सामने लेके आता है स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को, जिनका प्रमोशन हो, उनके स्टार्टअप का इकोसिस्टम उसमें क्रिएट हो सके, और ये कॉम्पिटेटिव स्पिरिट की भी फीलिंग्स क्रिएट करता है, और ये स्टेट और यूटीज को प्रोपेल करता है कि वो प्रोएक्टिवली वर्क करे, ताकि वो आगे बढ़ सके, उनके स्टेट में यूनियन टेरिटरीज में क्या है, स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। और ये फैसिलिटेट करता है, आइडेंटिफाई करता है और सिखाता है और रेप्लिकेट करता है गुड प्रैक्टिस, यानी कि गुड प्रैक्टिस को एडोप्ट करता है। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन की बात करें से 5 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किस किसने टॉप पोजीशन हासिल किया है। यहाँ पे 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज की बात ये करता है, यानी कि 7 एरिया है जिसमें इनको ये रैंकिंग दी गई है। एक तो इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, फोस्टिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सेस टू मार्केट, इंक्यूबेशन सपोर्ट, फाइंडिंग सपोर्ट, मेंटरशिप सपोर्ट टू कैपेसिटी, बिल्डिंग ऑफ इनेबलर्स। ठीक है, इन सब में ये जो आपके 7 पैरामीटर्स है, इन सब में इनको रैंकिंग दी गई है, स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को। अगर हम रैंकिंग की बात करें, जो बेस्ट परफॉर्मेंस की कैटेगरी में कौन आया है, गुजरात और कर्नाटक आया है। अगर हम बात करें यूटी और नॉर्थ ईस्ट ए स्टेट की, तो उसमें मेघालय ने टॉप किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मेंस में, टॉप परफॉर्मेंस केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना। अगर हम बात करें यूटी और आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, तो जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है इसमें। ठीक है, और अगर हम बात करें लीडर्स की, कि लीडर एज ए लीडर कौन बन के उभरा है, तो आसाम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये एज ए लीडर बन के निकले हैं। और एस्पायरिंग लीडर कौन कौन है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एस्पायरिंग लीडर की तरह बन के उभरे। और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ पे अच्छा है, आंध्र प्रदेश और बिहार में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमें डिजिटल इंडिया वीक 2022 के बारे में। देखिए डिजिटल इंडिया वीक 2022 अभी पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है, डिजिटल इंडिया वीक 2022। ठीक है, किसके अंडर रिलीज किया है ये, इनोग्रेट किया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर। इसका एम यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधरे और ईज ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो। इसकी थीम थी इस बार की, कैटलाइजिंग द न्यू इंडिया टेक एड। ठीक है, इसका काम यही है कि ट्रांसफॉर्म करना है पूरे नेशन को, डिजिटली एम्पावर बनाना है सोसाइटी को, और नॉलेज इकोनॉमी बनाना है पूरी इंडिया को। तो इसका एम ये है डिजिटल इंडिया वीक का, ये जो प्रोग्राम का अनाउंस करने का। और इस प्रोग्राम के अंडर पीएम ने बहुत सारे इनिशिएटिव भी लॉन्च किए, जिनका काम ये है कि वो एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के सबको एक्सेसिबल हो, आम आदमी को भी एक्सेसिबल हो, गरीब से गरीब को भी एक्सेसिबल हो। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। 2014 में जो टेक्नोलॉजी का ब्रॉडबैंड का जो आपकी एक्सेस थी, तो
3.59 करोड़ तक है, जबकि 2008 में 83.4 करोड़ का हो गई है। और भारत बैंड जो आपका ये इनिशिएटिव है वो 2014 में 358 किलोमीटर बिछा हुआ था, और 2022 में 5,60,941 किलोमीटर ले आउट वो रोल आउट कर दिया गया। और सभी सर्विसेज जितनी भी डिलीवरी है उनको स्ट्रीमलाइन करना है, यानी कि सभी को बराबर सर्विस मिले, ताकि ईज ऑफ लिविंग और आपका स्टार्टअप को बूस्टअप मिले और ईज ऑफ लिविंग सुधरे आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब डिजिटल इनिशिएटिव कौन कौन से यूज किया? डिजिटल इंडिया भाषिनी, ये क्या है कि इंडिया का डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजिटल इंडिया भाषिनी ये आपका लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, एक प्लेटफॉर्म में लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर किसकी मदद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से, या एमएसएमईज के लिए, स्टार्टअप के लिए, इंडिविजुअल इनोवेटर्स के लिए आपके लैंग्वेज को क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है। डिजिटल इंडिया जिनेसिस, जिनेसिस की फुल फॉर्म है जेनेस सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप। तो ये डिजिटल इंडिया जो जिनेसिस आपका वो है इनिशिएटिव है, डिजिटल इनिशिएटिव है, इसका काम ये है कि पूरे नेशन में डीप टेक स्टार्टअप के प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश करना है, जिससे कि डिस्कवर किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके और ग्रो कर सके, जो हमारे स्टार्टअप ग्रो कर सके, और टायर 2 और टायर 3 सिटीज में। ठीक है, इसका काम ये है कि इन्हें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। आगे बढ़ते हैं। मेरी पहचान, मेरी पहचान में क्या है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। वहाँ पे आपका कुछ क्रेडेंशियल को फिल करना होगा और आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो मेरी पहचान ये आपका इनिशिएटिव में ये होता है, कोई भी जाके इसमें होता है चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम। ये सी टू प्रोग्राम में क्या है, मैन पावर क्रिएट की जाती है, उन्हें स्पेशलाइज बनाया जाता है ट्रेनिंग देके, ताकि वो सेमीकंडक्टर चिप्स वो मैन्युफैक्चर कर सके, किस किस लेवल पे, बैचलर लेवल पे, मास्टर लेवल पे, रिसर्च लेवल पे। और ये एज ए कैटलिस्ट काम करे, जब ये मैन्युफैक्चर करने लगे एज ए कैटलिस्ट काम करे स्टार्टअप की ग्रोथ में। ठीक है, हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ सके, इस वजह से इंडिया स्टेक ग्लोबल, इसमें एक तरह की ग्लोबल रिपोजिटरी है किस किस की, जैसे हमारे बहुत सारे जो इनिशिएटिव है आपके डिजिटल, जैसे आधार इनिशिएटिव हुआ, यूपीआई इनिशिएटिव, डिजी लॉकर, कोविन ऐप हुआ, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हुआ, दीक्षा पोर्टल हुआ, आयुष्मान भारत डिजिटल है मिशन है। तो ये जो है इसकी एक तरह से रिपोजिटरी है, तो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका काम यही है कि जो आपकी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है उनको इनेबल करना, जैसे भारत नेट है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इनको सबको अवेलेबल कराना पूरे इंडियन सिटीजन को। इसका विजन क्या है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना और जिसे हर एक इंडियन यूटिलाइज कर सके, गवर्नेंस अच्छी हो और उसकी सर्विसेज ऑन डिमांड हो, डिजिटल एम्पावरमेंट हो हर एक सिटीजन्स का, इसका काम यही है। ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को प्रिपेयर करना, एक तरह से नॉलेज का हब बनाना है, और फ्यूचर में नॉलेज का हब बना के उस समय इंडिया को प्रिपेयर करें। इंफॉर्मेटिव, बीइंग इंफॉर्मेटिव, दैट इज टू रियलाइज आईटी जो आपका टैलेंट है, इंडियन टैलेंट है, प्लस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वल टू आईटी इंडियन टुमारो। यानी कि एक तरह का हमें ऐसा बनाना है कि अभी जो इंडियन टैलेंट है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट को मिक्स करके, मिला के, इन दोनों का क्लबिंग करके हम इंडिया को कल के लिए खड़ा कर दें। तो मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू द इनेबल चेंज। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।